अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से एक टफ अपोजिशन का इस वक्त सामना है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ है कि दोनों जमातें हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या फिर JUI, दोनों ने ही एक अल्टीमेटम दे रखा है। JUI कहती है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी मुकम्मल ना होने पर या 8 दिसंबर तक ना होने की सूरत में इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा, और इसी सिलसिले में हमने देखा कि मुलाकातें भी हुई हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से अलीमा खान साहिबा ने आज ये ऐलान किया है कि अगर इमरान खान साहब ने जो 2 मुतालबात रखे हैं, और ये 2 मुतालबात आप जानते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान की जानिब से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कायम की जाए, और दूसरी जानिब तमाम तर जो कैदी हैं उनको रहा किया जाए। अगर वो पूरी नहीं होती तो अगले जुमे को वो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। अब इन 2 अल्टीमेटम से हुकूमत किस हद तक परेशान है या कितना बड़ा ये चैलेंज है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ के साथ तो मतलब हुकूमत के जो मामलात हैं वो कशीदा चल ही रहे थे, लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के साथ हुआ, और वो भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से, जिस पे पार्लियामान ने कानून साजी की, सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने थे जो नहीं हुए, ये क्या मामला है? क्यों हुकूमत इसको अब थ्रू नहीं कर रही, जबकि वो कहते हैं कि हमसे वादा किया गया था 26वीं आईनी तरमीम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। देखें, बिल्कुल मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप पीछे लेते हुए आपको इसके तमाम तर खदोखाल मैं बयान करता हूँ। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग हमने जब तरमीम हो चुकी तो फिर तमाम तर अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो जाने के लिए तैयार थे। तो उस टाइम फिर बिल लाया गया और बताया गया कि ये मौलाना साहब ने जो है ये इनकी गुजारिश है कि ये बिल जो कब से PDM के टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको अभी के अभी पास करें। आई थिंक उनकी वोट्स भी इसी के साथ जो हैं वो नथी थी, और उनका एक मुतालबा था कि ये रजिस्ट्रेशन का जो बिल है ये पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। इसी तरह सेनेट से पास हुआ, इसी तरह नेशनल असेंबली से पास हुआ। सो वी डिड आवर वर्क एंड वी डिड आवर जॉब। हमारा जो काम था बसीयत पार्लियामान हमने काम किया। लेजिस्लेटिव बिजनेस के कुछ स्टेप्स होते हैं और उसमें बिल्कुल ये बात है कि जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से ये पास हो जाता है तो फिर देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो असेंट के लिए जाता है बिल सदर पाकिस्तान के पास। अमूमी तौर पे तो ये देखा जाता है कि सदर पाकिस्तान किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते या किसी पार्टी के लिए उनकी कोई इंक्लेशन नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली वी ऑल नो सदर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी रहे हैं, को चेयरमैन भी रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो वहाँ से एतराज़ अगर लग के आया है तो हम इसको लीगली तो बिल्कुल देखेंगे, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर या हुकूमत के ऊपर यह सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो अपना काम और वादा पूरा किया। और अब जब असेंट के लिए वो बिल गया उस पर एतराज़ात लगा के वापस भिजवा दिया गया, और उस एतराज़ में जो मेन एक एतराज़ है कि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद की हद तक या ICT की हद तक तो हम बिल्कुल इस बिल को पास कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन देन अगेन द प्रॉब्लम इज़ वी कैन नॉट फोर्स अनलेस इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी या कॉवेनेंट या उसकी कोई कन्वेंशन की ऑब्लिगेशन हो, वो फिर सूबों को हम बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जो बॉल है वो पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है और सदर पाकिस्तान के कोर्ट में है। हुकूमत को आप ब्लेम ना करें, आप ये कह रहे हैं। देखें, हुकूमत बिल्कुल उसको, नादिया साहिबा, बिल्कुल हुकूमत उसको लीगली देखेगी और तमाम तर चीज़ को, और बिल्कुल हमारी जब अंडरस्टैंडिंग थी उनकी मशरूत थी तमाम तर जो वोट्स 26वीं आईनी तरमीम में सारे मामले के साथ जुड़ी हुई थी। तो अभी बिलावल साहब ने भी मीटिंग की, आपने देखा, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बात करेंगे, इस मामले को एड्रेस करेंगे, और उसके बाद फिर बाद में देर गए तक या वो मीटिंग चली और उसके बाद फिर जो ऐवान सदर से एतराज़ लगा के उसको वापस भिजवा दिया गया। वील डेफिनेटली सी इट फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, और हम देखेंगे कि उसमें क्या ऐसे जो हैं वो एम्बिग्विटीज हैं जिनको हम अपने तौर पे हुकूमती लेवल पे क्लियर कर सकें। लेकिन देखिए, मुश्किल तो आपकी हुकूमत की है ना, एक अल्टीमेटम उनका देना कि 8 दिसंबर के बाद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और साथ ही आपने सुना होगा कि हाफिज अब्दुल्ला साहब ने तो ये कहा है कि ये ना करके तबले जंग बजा दिया गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किल कर दी है। ये एक तरह का थ्रेट है, यानी वो इस पर ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपने कर गुजरनी है। तो आपके लिए ये मुश्किल तो है।
देखें, ऑब्वियसली कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस और तमाम तर चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हम उसको लीगली एम्बिग्विटीज़ जितनी भी हैं उनको क्लियर आउट करेंगे, लेकिन आज पीएम साहब की भी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक रब्ता हुआ मौलाना साहब के साथ, और उन्होंने भी यही यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तर जो मामला है उसको मिल बैठ के इन कंसल्टेशन और एक कंसेंसस के साथ जो है मामले को हम किसी हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, और हमारे पार्ट पे, हुकूमत के पार्ट पे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्ट पे कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बात और उन्होंने कही है, वो ये कहते हैं कि सदर के पास जब से ये बिल मौजूद है उसको 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, तो अब उनकी किसी भी एतराज बनता नहीं है, ये ऑलरेडी अब बन चुका है कानून और हुकूमत को गज़ेट में शामिल कर देना चाहिए और नोटिफाई कर देना चाहिए। देखिए बिल्कुल वो एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक लेजिस्लेटिव बिजनेस को कंडक्ट करने का तरीका है हम उससे तो नहीं हट सकते। ज़ाहिरी बात है, अगर कोई 10 दिन गुजरते हैं और वो एक प्रोविज़न ज़रूर मौजूद है कि अगर 10 दिन गुजर गए और सदर पाकिस्तान ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया तो देन वी कुड हैव नोटिफाइड, बट एट द सेम टाइम अब यहाँ पे सदर पाकिस्तान ने वापस भिजवा दिया एतराज़ात लगा के। सो हमें एट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वील हैव टू सी दैट फ्रॉम द लीगल लेंस कि क्या उसमें एतराज़ात हैं, क्या मामलात हैं, और अगर कोई वैलिड एतराज़ात हैं तो उसको हम किस तरह इस तमाम तर चीज़ को क्लियर कर सकते हैं या क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी दूसरी जो ऑपोजिशन है, एक तो हो गई JUI जिसको आपने कहा है कि आप लोग लीगली चेक करेंगे, अब है तहरीके इंसाफ। बैरिस्टर साहब, आज इमरान खान साहब की जो केसेस की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई, उसमें जो फौजदारी मुकदमात हैं वो 186 बताए गए और FIA के और NAB के तो इसके अलावा हैं। अब आप मुझे बताइए कि यही शिकायत है तहरीके इंसाफ की, 186 केसेस हुकूमत जस्टिफाई कर पाएगी? बिकॉज वो ये कहते हैं ये फ्रिवलेस केसेस है, ये इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए। यहाँ पे जो तमाम तर तादाद है वो 188 केसेस की तादाद है और 99 जो है वो पंजाब में हैं, 2 KP में हैं, 76 इस्लामाबाद में हैं। FIA ने 7 केसेस का बताया है। इसी तरह इंक्वायरीज कुछ पेंडिंग हैं, 3 NAB के केसेस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और ये इसके अलावा तमाम तर वो चीज़ है जो 9 मई की केसेस भी साथ आप उस एंगल से भी इसको देखें जिसमें अभी रिसेंटली चार्ज भी फ्रेम हुआ। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हुई हैं, ये नहीं कि कोई फ्रिवलेस केसेस बनाए जा रहे हैं या किसी की जो है ईमा पे ये केसेस बनाए जा रहे हैं, कतन नहीं। आप 190 मिलियन पाउंड की बात करें, वो केस दिन दहाड़े जो लूट मार की गई आप सबके सामने है, अपनी काबीना के लोगों को भी नहीं बताया गया, बंद लिफाफों में लेके गए, अप्रूवल्स लिए, उसका वो देख रहे हैं। तोशा खाना के अगर केसेस हैं उनकी बात करें तो क्या घड़ियाँ मौजूद नहीं थी, घड़ी मौजूद थी, ज्वेलरी मौजूद थी, एंड सो फोर्थ। सो अगर इंतशार फैलाने वाली कोई बात हो या कॉल देने वाली बात हो तो बिल्कुल ही इज़ डेफिनेटली वो ऑर्केस्ट्रेट जब करते हैं तमाम तर चीज़ को तो वो उनकी ईमा पे ही हो रहा होता है। जो उनके कारकुनान करते हैं तो उनका हिस्सा तो होता है, वेदर ही इज़ प्रेजेंट देयर फिजिकली और नॉट। तो ये तमाम तर चीज़ को भी देखना है। तो हम केसेस जो हैं कोई शौक से नहीं बना रहे, अगर वो ऐसी हरकत व सकनात ना करें या ऐसे फैसले जो मुल्क के मफाद में जो नहीं हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ हैं वो ऐसे फैसले ना करें, तो हमें कोई शौक तो नहीं कि हम केसेस बनाएं या कानून अपने हाथों में ना लें तो हम केसेस नहीं बनाएंगे। बैरिस्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जो एलामिया सामने आया, उसमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो नफ़रत के तकसीम के बीज बोता है, जो इजहार राय के आड़ के अंदर जहर उगलता है या गलत खबरें फैलाता है, उस पर कानून साजी न सिर्फ होनी है बल्कि उस पर अमल दरामद भी करवाना है। तो अब आपकी हुकूमत जो है इस पर संजीदगी से सोच रही है कि किस किस्म की कानून साजी की जाएगी? देखें बिल्कुल नादिया साहिबा, ये अभी से नहीं, ये कुछ सालों से विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया अब जब एडवांसमेंट्स हुई हैं ये तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है। और आपको याद होगा 2021-22 में बल्कि इवन PDM के टाइम पे वो एक बिल हमने पीका की अमेंडमेंट के में जो तरमीम ला रहे थे वो तमाम तर स्टेक होल्डर से डिस्कशन भी हुई, उनको ऑन बोर्ड भी लिया गया। उसमें अभी फ़िल वक्त हम ट्वीकिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक जो तमाम तर चीज़ है
आपने हाल ही में देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने 16 साल से कम उम्र अपने शहरियों के लिए जो है सोशल मीडिया बैन किया। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कानून के मुताबिक सब्जेक्ट टू लॉ आप प्लेस कर सकते हैं और ये हुकूमत का काम है। ऑफ कोर्स ये तमाम तर चीज़ें जो अभी रीसेंट पास में भी हुई और उससे पहले भी कई सालों से चल रही हैं, जिस तरह डीप फेक्स बनती हैं, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को जो कल्चर है जो एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से फिल वक्त तो आ रहा है, लेकिन पर अदरवाइज भी हम देखते हैं कि दुनिया पूरी से जिसका जो दिल करता है वो बैठ के किसी के बारे में भी, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो वकील हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो कोई भी हो, उसके खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस इज एक्चुअली लाहौर का जो वाकया था, आपको याद होगा, एक प्राइवेट कॉलेज का वाकया। ना वो खातून के साथ जो है वो रेप हुआ, ना वो एग्जिस्ट करती थी, उसकी जो वालदा बताई जा रही थी वो भी बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही ये कर रही थी, तमाम तर चीज़। तो पीपल टुक द स्ट्रीट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये देखें, इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब जो करना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट वी आर नॉट प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस और या आउटराइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हम किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। और वक्त के साथ कानून में तब्दीली लाना, अमेंडमेंट्स लाना, बेहतरी लाना, ये हुकूमत वक्त का काम होता है और हम बिल्कुल इसमें बेहतरी ला रहे हैं। अब तो मुतालबा भी आ गया, अब तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब इसमें तो आपको दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, जब तक आप ये कानून नहीं लाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड मतलब स्लो ही रहेगी, ताकि लोग कम से कम ये सब मवाद जो हैं वो डाल सकें सोशल मीडिया पर। देखिए, इंटरनेट की स्पीड के अभी रिसेंटली नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी बात हुई और वहाँ पे चेयरमैन पीटीए की तरफ से जो है वजाती बयान आ चुका कि उन्होंने कहा कि कोई हम ऑन पर्पस जो है इसको स्लो नहीं कर रहे। एंड ऑफ कोर्स हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं उसमें बेहतरी ला रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज़ भी हमें फेस करने पड़ते हैं, बट ओवरऑल आई एग्री विद यू दैट इवन विद द टेक्निकल फॉल्ट्स दैट वी हैव हैड इन द रीसेंट पास, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी जो है दोबारा वो बेहतरी की तरफ जा रही है और बेहतर हो रही है। अच्छा, लास्टली जो दो मुतालबात आज अलीमा खान साहिबा ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पेश किए हैं, उस पर क्या हुकूमत संजीदगी से गौर करेगी? वो कहते हैं JIT अंडर द सुप्रीम कोर्ट बना दे फॉर 9th May एंड 26th November। देखें, सबसे पहली जो खुशाइन बात है, एंड आई थिंक सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड और बेटर सेंस प्रिवेल किया इस तमाम तर इशू पे, कि ये वो जमात है और इसके लोग जो कहते थे इस हुकूमत से क्या बात करें, इस हुकूमत के लोगों से क्या बात करें, इनके पास तो ना ताकत है ना पावर है और इनकी क्या मजाल है ये कोई बात कर सकें। तो अब खुशाइन बात ये है कि उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है और मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं तो कहता था कि ये नॉन स्टार्टर से शुरू करते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन स्टार्टर तो डिस्कशंस अगर हुई भी हैं 2-3 दफ़ा, यू नो, तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की मूवमेंट के हवाले से, उसमें फिर हमारी कमेटी थी 26वीं आईनी तरमीम से पहले और उस पर डिस्कशंस हुई, 2-3 मीटिंग हुई जिसमें असद कैसर साहब और अचकज़ई साहब को मैंडेट भी दिया गया, बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल या कोई मीनिंगफुल जो है कंक्लूजन नहीं निकल सका। तो यहाँ पे अच्छी खुशाइन बात है कि एक पार्टी जो 12 दफ़ा उन्होंने कहा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, बिल आखिर उन्होंने जो है वो तैयारी और अपनी रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने अच्छा एक पॉइंट है, अगर वो समझते हैं कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तो उनकी लिस्ट शेयर करें। हुकूमत इस पर संजीदगी से सोच रही है और बिल्कुल हमारी डिस्कशंस जो हैं फिलवक्त तो नेसेंट स्टेज पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाय मंडे आई एम क्वाइट होपफुल दैट द गवर्नमेंट विल रीच a logical conclusion and will hopefully form a committee as well जो इनके साथ डिस्कशंस करे और सियासी मसलों का सियासी हल ही निकलता है और सियासी पार्टियों का जो प्रॉब्लम्स हैं आपस में वो डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू ही हो सकती हैं। यानी मंडे तक तहरीक इंसाफ के साथ ये चीज़ें फाइनल स्टेज में आ जाएंगी कि आइदर आप लोग वो JIT तश्कील दे रहे हैं अंडर द सुप्रीम कोर्ट और नॉट, राइट? नहीं, ये नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूं कि मंडे तक ये डिसीजन हो जाएगा कि जो एंगेजमेंट के हवाले से हमारी तरफ से कमेटी है उसमें कौन कौन होगा और किस तरह उसके TORs क्या होंगे और क्या डिस्कशंस कंडक्ट होंगी। एंड ऑफ कोर्स देयर स्टिल टाइम, 14 तक तो अभी टाइम है। तो ये ऐसी बात नहीं है और वैसे भी अगर कोई सिविल नाफरमानी की बात करता है तो वो पहले भी करके देख चुके हैं और सिविल नाफरमानी से सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा, हुकूमत को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगेन सिविल नाफरमानी बिल भी जला के देख चुके, बाकी सब कुछ करके देख चुके, सो इट्स नॉट गोइंग टू बेयर एनी फ्रूट फॉर देम।
थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक फॉर इन फोकस। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जो एलामिया आया और उसमें जो हुकूमत से मुतालबात किए गए, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, केयर टेकर सेटअप में सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। गुज़िश्ता रोज़ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हुकूमत से ये मुतालबा किया गया ना कि कानून साजी करनी है, इजहार राय की आड़ में जो जहर उगला जा रहा है या जो तकसीम के बीज बोए जा रहे हैं, और ऐसे कवानीन बनाने हैं कि जिस पर फिर अमल दरामद भी होना चाहिए है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत से मुतमईन नहीं है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया? देखें, बात ये नादिया के कोर कमांड काउंसिल ने बड़ी क्लियर बात की है, देयर इज अ वेरी मिलिशियस जो प्रोपेगेंडा है और जो एनिमी के नैरेटिव भी यही कि किसी तरीके से फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमज़ोर करो और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाइए, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये एक पार्टी का प्रोपेगेंडा है वो भी आप देख लें, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग पे क्या चल रहा है, नेगेटिव फेक न्यूज़, ये इजहार राय की तो हर एक को आज़ादी है, लेकिन देन यू हैव टू ड्रॉ राइट रेड लाइन कि आपने दुनिया में कोई अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड ये मुहिम नहीं चलाता। नंबर 2, आप अपनी सिक्योरिटी फोर्स के मुल्क में क्या हालात जा रहे हैं, आप रियासत के बारे में बात नहीं करते, रियासत को एज ए होल नुकसान हो। 5th जनरेशन वॉर आपके ऊपर अटैक हुआ है। वी मस्ट रियलाइज कि ये बहुत गलत ट्रेंड है, डेंजरस है। एज ए नेशन वी हैव टू डिफीट। जनरल आसिम मुनीर चीफ आर्मी साहब ने बहुत दफा ये कहा, देखें फौज की ताकत जो है ना वो अवाम है और अवाम से यू फाइट, और क्योंकि आप लड़ाई करते हैं नेशन, आप अकेली फौज लड़ाई कभी भी नहीं कर सकती है। हुकूमत को साथ पूरा सपोर्ट एग्जेक्टिव को देना है कि वो कौन सी चीज़ों की कानून साजी जल्दी करे। आपने 26 अमेंडमेंट कर लिया, ये कर लिया, बट देन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप लीबिया का हाल देख लें, आप उसके बाद इराक का हाल देखें, सीरिया को देख लें कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग, उसके बाद यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो हमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, अभाम नहीं होना चाहिए। वो दे शुड बी इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो फेडरल है वो आगे बजाय के एक पार्टी को बैचिंग चुके हैं, ही यू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, हम क्या मेजर ले रहे हैं। अच्छा। आपके कानून अपने नहीं बनाए हुए, ये बड़ा ही खतरनाक चल रहा है। आपकी फौज रोज कुर्बानियां दे रही है, आपके सामने सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना लड़ाई कर रहे हैं। सही, तो इसका मतलब तो ये हुआ ब्रिगेडियर साहब कि जैसे आपने अभी अता तारड़ साहब का जिक्र किया और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बार बार सोशल मीडिया के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने या फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हो चुका है, ISPR भी कई बार इसका जिक्र कर चुका है। इसका मतलब हुकूमत इसको सही कंट्रोल कर नहीं पा रही। इन तमाम प्रोपेगेंडास को, जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो बात हो रही है या मुहिम चलाई जा रही है, उन सबको कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। लेकिन दे नीड टू डू अ बिट मोर। देखिए डिलीवर करने की बात है, एक खाली सोशल मीडिया नहीं है। आपने अवाम को डिलीवर करना है, अवाम का कॉन्फिडेंस जो गेन करना है, रीगेन करना है। अवाम को कॉन्फिडेंस होगी, गैस, बिजली, डीजल प्राइस कम होगी, कमोडिटी आइटम्स कम होगी, रोजगार मिलेगा, तो लोगों का माइंड पीटीए से हट के हुकूमत की तरफ आएगा। देखें अवाम, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, सिर्फ 10 मिनिस्टर आके टीवी के ऊपर एक ही कर रहे हैं, एक पार्टी को दबाई जा रहे हैं कि ये कर दिया, व्हाट हैव यू डन, आप वो बताएं ना क्या कर रहे हैं। सो ये चीजें बहुत जरूरी, ताकि गिव अ स्ट्रेंथ टू योर एस्टैब्लिशमेंट। आप हर जगह आपको जहाँ सपोर्ट का, हुकूमत का, फौज का काम है सपोर्ट करना। 245 में भी फौज, उनको भी ये एक कितना मलेशियस प्रोपेगेंडा चला कि पता नहीं कितने मार दिए, फौज ने कर दिए। फॉर गॉड से एक फौज आई थी, सिर्फ इम्पोर्टेंट तनसीबात जो होती हैं, PTV है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट हाउस है, पर फौज इसके लिए आती है। फौज नेवर गो एंड फायर ऑन द ट्रूप। ये चीजें भी ये भाम जो पैदा कर दी अब सोशल मीडिया ने, पता नहीं फौज ने क्या कर दिया कि फौज नेवर फायर ऑन योर पीपल, दे आर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने कहा ना, कई बार देखिए सोशल मीडिया हुआ कि ये शैतानी मीडिया है, डिजिटल दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा, जो मुहिम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इससे एस्टैब्लिशमेंट का काफी नुकसान हुआ है। देखिए नुकसान का मतलब ये है कि एक जब ट्रोलिंग चल रही है सख्त किस्म की, एक बड़ा मिलिशियस प्रोपेगेंडा चल रहा है, एंड देन यू डोंट हैव काउंटर नैरेटिव।
आपका देखिए हुकूमत का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का साइबर इन लोगों का काम है। आप काउंटर नैरेटिव, आपका यंग टैलेंटेड यूथ है, यूज देम फॉर टू बिल्ड काउंटर नैरेटिव इसका कि क्या हो रहा है, फौज क्या कर रही है, कितनी कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान में आज हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज, हमारी सॉवरेनिटी के सामने कश्मीर को देखे कैसे संभाला हुआ है, सियाचिन को संभाला हुआ है कि आप सिक्योरिटी, ये जो आपके दहशतगर्दी के खिलाफ फौज लड़ाई कर रही है, रोज शहादत दे रही है, डिटर्मिन्ड है चीफ आर्मी स्टाफ। और ये बड़ी दफा जनरल नासिम मुनीर ने कहा, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सबसे पहला पॉइंट है शहीद और हम मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और करते रहेंगे, कोई आसान नहीं है। लेकिन देन समबडी हैज टू सपोर्ट यू, और सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की सपोर्ट में काउंटर नैरेटिव चाहिए, आपको बिल्ड करें कि आपने इसको कैसे, जो उनका सोशल एक्टिव हुआ उसको कैसे काउंटर करना है। एनिमी रॉ इज आल्सो वेरी इफेक्टिव, आपके सामने क्या हो रहा है, नजर आ रहा है कि उनका क्या नैरेटिव है, क्या वो चाह रहे हैं। आपको बच्चे जामिन है आपकी हिफाजत की। आज पाकिस्तान की इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क विद बैटल हार्डेंड आर्मी इज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, सॉवरेनिटी जामिन है। इसको मत कमजोर करें। तो ब्रिगेडियर साहब, आज जो एक नया बयान अलीमा खान साहिबा ने जो ऐलान किया है, इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम लिया कि उन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ना माने गए तो अगले फ्राइडे तक सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं फॉर 9 मई एंड 26 नवंबर बना देनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रहा कर देना चाहिए? ये दो मुतालबात हैं, वरना उन्होंने कहा हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल प्रिजनर्स का आई फील जो कि ज्यादा हीनस क्राइम में, जिन्होंने कैंटोनमेंट में जाके कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू, इंटेलिजेंस एजेंसीज, निशान हैदर शोहदा के जो यादगारों को नुकसान पहुंचाया, नो दे नीड टू, और उसके प्लानर एग्जीक्यूटिव कौन थे, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट। ताकि देखें, एक दफा अगर आज तक सजा मिल गई होती, ना ये दोबारा 26-24 नवंबर होता, ना कोई और होता। आपको जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आपको इसलिए कहा गया था नेशनल एक्शन प्लान में कि आपने जुडिशल रिफॉर्म करनी है, ताकि जब मिलिट्री कोर्ट खत्म हुए थे कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट को इतना फाल कर दें कि वो 6 से 8 महीने में केसेस फाइनल कर लें। 10 से 15 साल होते रहेंगे तो व्हाट इज द पर्पस? इसलिए फौज कहती है कि जी इसको आप करें, फाइनल करें। अगर इंडिक्ट कर दिया आपने तो आप केस चलें, केस भी चलें डेली बेसिस पे, फिर 1-2-4 साल लगाने हैं। तो जो बंद है उनको, जो नॉर्मल केसेस में पकड़े हुए हैं, उनको जरूर हुकूमत को चाहिए एज ए गुड विल टू के हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ पश्तून जो पकड़े गए हैं वहाँ पेशावर में वापस घरों में जाएंगे तो वो दे विल हैव आपके वो इन्वेस्टर्स होंगे, बताएंगे जी कि नहीं हमारे साथ अच्छा सलूक हुआ है, हमें छोड़ दिया गया है। तो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन करके करें, और उसके बाद जो जायज लोग हैं उनको, लेकिन जिनके केसेस हैं दे हैव टू बी डन विद द कोर्ट। आप कोर्ट में लॉयर की आपकी सारी टीम सियासत में घुसी हुई है, सही। तो केसेस पे लेकर आए। ब्रिगेडियर साहब, पहले तो ये जो 24 नवंबर की आखिरी कॉल थी, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ जरूर है तहरीक इंसाफ की। अब इस पूरे मामले के बाद क्या इंगेजमेंट बनती है, हो सकती है, या अब रास्ते बहुत ज्यादा इस वक्त जुदा हैं? दिन ब दिन पीटीआई अपने रास्ते खुद बंद कर रही है। जब आपका सोशल मीडिया, आपकी अपनी पार्टी के लोग, आपका ऑफिशियल ट्विटर ऑफ बानी पीटीआई जो वो जिब्रान इलियास कर रहे हैं, व्हाट ही इज राइटिंग, जस्ट सी, जलियांवाला कर दिया ये, फॉर गॉड सेक डोंट क्रिएट हेटर्स। यकीन करें, जिस मुल्क में आपकी फौज नहीं होती वहां पर दुश्मन की फौज होती है। आप इंडिया में देख लें, कश्मीर में देख लें, इराक में देखें, लीबिया में देखें, कैसे उन मुल्कों का हाल है। 20-20 लाख लोग मारे गए हैं वहां। ये फौज है, इसके डर के इंडिया की नरेंद्र मोदी मुंह नहीं करता। आया था 27 फरवरी को, आपने देखिए कैसे उसको पिटा के भेजा था वापस। तो इसलिए ये चीजों को हम समझें, इसलिए अपनी मुसल्लह फौज पे कॉन्फिडेंस करें, अपने शहीदों को याद रखें, और स्टैंड विद ये अज़्म इस्तेकाम जो है ना बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये केपी में भी होना चाहिए। केपी का गवर्नमेंट, मुझे बताइए सबसे नुकसान हो रहा है पीटीआई, उसके बाद ये जो है आपकी एएनपी, और उसके बाद आपके पास मौलाना फजल ने कहा जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते। सही। आपके प्रोविंस के लोग सपोर्ट नहीं करी, हुकूमत सपोर्ट नहीं करी, तो कैसे फौज कामयाब होगी? तो ये चीजों में आई थिंक वी हैव टू रियलाइज, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लीव ऑल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंस इज अ डिफरेंट, नेशनल रियासत एवरीबॉडी हैज टू बी वन यूनाइटेड। अच्छा, तो ये जो अभी एक दूसरा मामला अभी छिड़ गया है और सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हुकूमत के साथ जेयूआई का, और मदारिस बिल के हवाले से है
کہ اس کو مکمل کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم پر یہ کیا گیا تھا. اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری ذرائع کی اطلاعات کہتے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ پاس ہو، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں پاکستان کے، فیٹف بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کرے. ہر بات اب اسٹیبلشمنٹ نہ ڈال دیں کہ جی وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں. آپ کے منسٹر کیا کر رہے ہیں 24 گھنٹے ایک برائیاں. ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے تھا جب آپ نے 26 امینڈمنٹ آئی، اگر آپ ان سے کمٹمنٹ کی تھی، ٹاک ٹو دیم، کنوینس دیم، لاجک سے بات کریں، نیگوشیٹنگ سکل والے لوگوں سے میٹنگ کرائیں، بتائیں کہ آپ کے 32,000 مدرسے ہیں، 16,000 اسٹڈی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی سیلے بھائی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے. یہی تو پٹ فال ہے ہمارے سسٹم میں. نیشنل پلان پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ 10 سال گزر گئے ہیں. لیکن قانون سازی تو ہو گئی نا، بس صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. جو وعدہ تھا وہ آدھا وفا کیا حکومت نے، پھر اب اٹک گیا وہ ایوان صدر میں. دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آر دا سیم، آپ نے یہ فیس سے بھی کی، ہم نے پٹ اپ کر دیا، پھر واپس بھی کر دیا. سو آپ اگر ان سے دوبارہ نیگوشیٹ کریں. اس وقت مولانا فضل الرحمان بڑی پازیٹیو سیاست کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے. وہ میں اس میں پچھلے 26 امینڈمنٹ میں انہوں نے بہت ذمہ داری سے سیاست کی ہے، اور میرے خیال میں ہی ہیز ارنڈ لاٹ آف رسپیکٹ. ان کا پولیٹیکل اسٹیچر اور بڑھ گیا ہے. تو مذاکرات کریں. زرداری صاحب بہت اچھی ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے بھی لوگ ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کریں. یو کانٹ افورڈ اینی تھنگ کمنگ آن دا اسٹریٹ ناؤ. اٹ از ہارمفل ہے، ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. آپ کے سامنے اکانومی کا کیا حال ہے، آپ کی سیکورٹی انوائرمنٹ کیا ہے. آپ اگر یہ ایک بار بار سڑکوں پر آتے ہیں تو اس سے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا دنیا میں. مولانا صاحب تو کہہ چکے ہیں، مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر 8 دسمبر تک ان کی بات نہیں مانی گئی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، ان کی جماعت کہہ رہی ہے. بالکل. تو کیا یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ہمارا امیج ابھی آئیڈیا 2024 ہوا ہے، بڑا سافٹ امیج گیا، کافی لوگ آئے، 555 ڈیلیگیٹس آئے، اس کے بعد 40 ممالک سے آئے. اس کے بعد آپ نے ایک ٹھیک، تو مذاکرات سے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے سے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں آج علیمہ خان صاحبہ نے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے 2 مطالبات رکھے اور نہ ماننے کی صورت میں اگلے جمعے کو سول نافرمانی کی کال دینے کا کہا ہے، وہیں پر آج بشرا بی بی نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے گلا شکوہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب. آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. نقوی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ ڈی چوک پر انہیں اکیلا چھوڑ کر جو سرکردہ رہنما تھے وہ فرار ہو گئے اور وہ اکیلی رہیں وہاں پر 12:30 بجے تک. نادیہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ اصل میں ہے اس سے ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے. کیا پاکستان کے عوام کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہ یہ وہ ٹھیک ہے. سوری نقوی صاحب، میں آپ کے قطع کلامی کر رہی ہوں. بی بی صاحبہ نے جو کہا ہے پہلے اس پہ بتائیے نا، آپ نے اکیلا کیوں چھوڑا انہیں؟ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں، irrelevant ہے سبجیکٹ. جو آپ ریز کر رہی ہیں وہ موروثی حالات کے لحاظ سے یہ سبجیکٹ آج کا یہ ہونا چاہیے کہ معصوم شہریوں پہ، پیسفل شہریوں کے اوپر گولی کس نے چلائی، کس نے چلوائی، اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں. بشرا بی بی، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، obviously ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑا گیا تھا، وہ اور عمر ایوب تو ساتھ تھے ہی سے ہر بیانیے میں. ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی مرضی نہیں تھی، وہ جان دے دیتی، وہ اٹھتی نہیں. لیکن ہم میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ you must live to fight another day. اوکے نقوی صاحب. اور یہ جمہوری جدوجہد میں آپ جو سوال پوچھیں میں اس سے کترا نہیں رہا تھا، لیکن on the scale of things اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا. 22 تاریخ سے موٹر ویز بند کر دی گئی، شہر بند کر دیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. How much revenue we have lost? How much loss to businesses have happened? ٹھیک ہے نقوی اس صاحب. کا تخمینہ کوئی میڈیا لگاتا نہیں ہے. یہ حکومت وقت ہے جو اس ملک میں
राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जवाब गोलियों से देती है, और जब लोगों को गोलियां लग जाती हैं तो फिर अस्पतालों के रिकॉर्ड्स को छुपाती फिरती। मेरी बात सुने नकवी साहब, देखिए प्लीज टॉपिक से आप, और इसलिए नकवी साहब एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आप कतरा रहे हैं इस सवाल से। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी साहिबा का ये बयान है ऑन रिकॉर्ड, नहीं ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि इन सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे ये लगता है कि वाकई उनको अकेला छोड़ दिया गया था और आप लोग सब बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया को अकेला छोड़कर चले गए। दैट्स अ ह्यूज थिंग टू से। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि प्रिंसिपली अव्वल तो मैं मौजूद था वहां, उनकी गाड़ी के साथ नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद था। ठीक। और इस तरह से बाकी लोग भी थे। जो इंटेंसिटी ऑफ शेलिंग थी और फायर थी, इसके अंदर अनलेस अनटिल कि हमें पहले से पता होता कि हम एक हिसार बना लेते, हमने एक प्री प्लान तरीके से कोई हमलावर हो रहे होते, तो हम ये कहते कि जी ये ड्यूटियां हैं, ये 10 लोग इधर होंगे, ये 10 लोग इधर होंगे। जहाँ तक है कि कंटेनर के ऊपर होते, कंटेनर के साथ बेतहाशा लोग चल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंटेनर के अंदर जनरेटर जो था वो खराब हो गया और दूसरा जनरेटर आके लगा नहीं था, इसलिए वो गाने, साउंड और लाइट बंद हो गई, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। आप सोचें, हम 3 दिन से सड़कों पे थे। हम अपने ही मुल्क में जो रास्ता मैं 1.25 घंटे में तय करता हूँ पेशावर से लेके इस्लामाबाद का, ठीक है, वो मैं शुरू हुआ था 24 तारीख को 12 बजे। ओके, अच्छा। और पहुंचा हूँ इस्लामाबाद 25 तारीख को रात के 11 बजे, वो भी कौन से 26 नंबर पे। ठीक है, तो नकवी साहब ठीक है, सोचिए रास्ते में, इस मुल्क में रास्ते में कितनी रुकावटें। इस शहर का हर पुल, इस मुल्क का हर पुल, पंजाब का मुल्तान से लेके पेशावर तक, केपी के सरहदों तक, सबके ऊपर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन नकवी साहब अब तो आगे बढ़ गई ना बात। आज अलीमा खान साहिबा ने एक और बात कह दी ना कि इमरान खान साहब ने 2 मुतालबात रखे हैं, सबको रिलीज कर दिया जाए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो है वो बात कर ली जाए, मतलब कमेटी तश्कील दे दी जाए जो 26 की भी और 9 मई की भी तहकीकात करे, राइट। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और इसके ये एक थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके पास एक आखिरी पत्ता है, और आज सिविल नाफरमानी का उन्होंने मतलब थ्रेट किया है, तो ये था वो आखिरी पत्ता जो आप शो कर दिया? मेरे ख्याल से अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं। एक आखिरी पत्ता ये कहाँ से है? अच्छा। अभी तो खान साहब खुद भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, अभी तो जो है दोबारा कॉल दी जा सकती है कि बैठ जाओ जाके दोबारा, चाहे वो केपी के ही खानपुर डैम पे जाके बैठ जाएं, फिर से ये मुल्क बंद कर देंगे। अभी तो हमारे पास असेंबलियों से रेजिग्नेशन के भी ऑप्शंस हैं। अभी तो तुर्किश में बड़े तीर हैं, ये आखिरी तीर है। अच्छा, तो फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम यहाँ पे बात कर रहे थे नकवी साहब अभी जो आखिरी पत्ते की, और आपने कहा अभी तो बहुत सारे पत्ते बाकी हैं, लेकिन ये जो अल्टीमेटम दिया है सिविल नाफरमानी का, और यहाँ तक ये कह दिया है कि अगर बात ना मानी गई तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी से ये कह देंगे कि वो पाकिस्तान रकम ना भेजें, मतलब पाकिस्तान को नुकसान हो। ये किस किस्म के बात कर रहे हैं आप लोग? ये हमें पहले हुकूमत जवाब देते, उन्हीं ने इंटरनेट क्यों बंद किया? गोली चलाने से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं हुआ क्या? ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो कि 80 से 85% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं, उनकी दिलदारी नहीं हुई क्या? इस मुल्क की मईशत के बारे में हुकूमत वक्त ने वही हमदर्दाना रवैया रखा?
آپ وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, چند لوگ نہیں نکال سکتی, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے تمام موٹر ویز بند کر دی, وہ بھی جھوٹے بہانے پہ. نہیں تو کہ ہم اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے معیشت کو دھچکا پہنچایا تو نقوی صاحب آپ لوگ کیوں پہنچانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اٹس اے بگ تھنگ ٹو سے. میں آپ کے سوال کا آگے جواب لے لیجئے. یہ جو لوگ ڈاکو آ جائیں اور قبضہ کر لیں مینڈیٹ کے اوپر, تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے, اس کے سامنے سر جھکا کے کہنا چاہیے تھینک یو سو مچ, آپ نے ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لیا, اور جو باقی آپ کے ہماری ہیں وہ ہمارے سر پہ 5 سال راج کریں, اور آئندہ کے لیے ہر دفعہ مینڈیٹ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, اور پاکستان میں جمہوریت کا مطلب یہی ہوا کرے گا. تو پھر نہ الیکشن کرائیے نہ اسمبلی رکھیے, یہ ڈھکوسلے کی کیا فائدہ؟ اس سے کہ ہمارے لحاظ سے ہم نے پورے فارم 45 جمع کرائے ہوئے ہیں. جو پیٹرن نے آڈٹ جس جگہ کا کیا ہے اس نے ڈائریکٹلی فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کلیمز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں, اس کے فیصلے اناؤنس نہیں کرنے دیتے. آپ کے پی کی سینٹ مکمل نہیں ہونے دیتے, اس سے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں کرتے. ریزرو سیٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 11 ججز کرتے ہیں فیور میں, اس کو آپ تبدیل کروانے کے لیے قانون تبدیل کر دیتے ہیں. آپ تو ملک کی معیشت کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں رہے. تو نقوی صاحب, آپ تو ملک کے اندر گڈ گورننس کی بہترین مثالیں قائم کر رہے ہیں. نقوی صاحب لیکن اگر آپ اتنے زیادہ معترض ہیں آپ کی جماعت حکومت کی, ان کی معیشت کے ہینڈلنگ کی, دھچکا پہنچانے کی, تو آپ اس میں ایک اور دھکا کیوں دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں پر پیسے نہ بھیجیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کینسر بڑھ جائے تو بچانے کے لیے سرجری ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اپنے ورکرز اور پاکستان کے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں لائیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ابھی تو ہمارے پاس صرف 13 لاشیں فزیکلی اویلیبل ہیں, لیکن مسنگ پیپل کی لسٹ کافی بڑی ہے. وی آر گوئنگ تھرو اٹ کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں جو ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت اور ماضی کی حکومتوں کا بھی بلوچستان کے پی کے اندر دونوں جگہ مسنگ پرسنز کی لسٹ بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے. اچھا, جب تھانے میں نہیں ہے تو آدمی صرف 2 ہی جگہ ہوتا ہے, یا وہ مردہ ہوتا ہے یا وہ مسنگ پرسن ہوتا ہے. اچھا تو ایک دفعہ ہمارے پاس لسٹ آ جائے تو ہم کورٹس کو بھی موو کریں گے اور سب کو موو کریں گے کہ ہمارے ان لوگوں کی بازیابی کرائی جائے. نقوی صاحب میں آپ سے اس سول نافرمانی کی کال کی دھمکی پر بات کر رہی ہوں جو آج علیمہ خان صاحبہ نے دی. میں آپ سے نقوی صاحب میں آپ سے یہ جانا نہیں میں آپ سے یہ جانا, میں نے سن لیا, ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کی بات, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈیڈ اٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو دی پارٹی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا, یا یہ پہلے سے آپ سب لوگ کور کمیٹی کو پتا ہے کہ اگلا لاہے عمل آپ لوگوں کا یہی ہے؟ آئی تھنک سو کہ یہ کرنٹ ٹائمنگ ایز اے پارٹ آف, تو ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ٹائمنگ جو تھی اس کا فیصلہ ہمارے لیے سرپرائز تو نہیں کہوں گا, but it was not proposed by the core committee or the political committee. It is the instruction coming from our founding chairman. اچھا نقوی صاحب ایک چیز بتائیے, دیکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا پر بہت سارا فیک پروپیگنڈا, بہت ساری فیک نیوز ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, رائٹ؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, حکومت پیکا قوانین کے اندر تبدیلی لانے کو کہہ رہی ہے, کیا تحریک انصاف یا اس کو تھوڑی نوک پلک سوار رہی ہے یا اسے زیادہ سخت کرنا چاہتی ہے؟ کیا تحریک انصاف اس پیکا قوانین پر, اس کی سختی پر ساتھ دے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے؟ آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنا چاہ رہی ہیں. نادیہ, you are a very professional journalist because I've known you for quite some time. پاکستان میں فیک نیوز کا اور دنیا میں فیک نیوز کا واحد علاج ہوتا ہے فریڈم آف میڈیا. میڈیا itself will expose fake news. اوکے, جہاں میڈیا پہ آپ قدغن لگائیں گے وہاں فیک نیوز جو ہے وہ سینہ گدڑ بھی چلتا ہے اور چل گئی.
चली तो खोटी चवन्नी थी, सही। शहर के दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते गोले चल गए थे, गोली चल गई थी, सब चीजें चल गई थी, इससे कि असली खबर कहीं से आती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन प्रोग्राम। का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से वो कहते हैं हमें पता तो था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता था, लेकिन अब लीडर की कॉल है उनकी, तो उसी हवाले से ये लोग आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।